वेलकम बैक टू एडुहैप। मैं हूं आपकी योगिता मैम और मैं आपका स्वागत करती हूं सीबीएसई सिंप्लीफाइड सीरीज में। आज हम क्लास 9 का एक ब्रांड न्यू चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, सो यूक्लिड ज्योमेट्री है क्या? यूक्लिड जो है वो एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, सो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे और ज्योमेट्री का मतलब क्या है? सो ज्योमेट्री का मतलब क्या है? जियो मतलब अर्थ, ठीक है, और मेट्री मतलब मेजर। सो ये एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, ठीक है, जहां पे हम जो भी मेजरमेंट्स है उससे रिलेटेड चीजें करते हैं। ठीक है, जैसे आपने शेप्स देखे होंगे, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी कहां आ जाती है? ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री का मतलब समझ में आ गया, अर्थ एंड मेजरमेंट। ठीक है, अब हम लोग है ना कुछ चीजें समझते हैं पहले कि एक सॉलिड क्या होता है, सरफेस क्या होता है, लाइन क्या है, पॉइंट क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड अ सॉलिड हैज अ शेप, साइज एंड पोजीशन। सो एक सॉलिड क्या होता है? जिसका एक शेप होता है, साइज होता है, उसका कोई पोजीशन होता है। ठीक है, और उसको हम कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। जैसे कि ये पेन है, ठीक है, दिस इज अ सॉलिड, इसका एक पर्टिकुलर शेप है, ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर साइज है, इसकी पोजीशन है कि मेरे हाथों में है, ठीक है, और इट कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। अब यहां से अगर मैंने एक टेबल पे रखा है, वहां से लेकर मैं अपने हाथ में लेके दूसरे टेबल पे रख सकती हूँ, है ना। सो ये क्या हो रहा है? एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो सकता है। ठीक है, इट्स बाउंड्रीज आर कॉल्ड सरफेसेस। ठीक है, सो जो भी एक सॉलिड है उसकी बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? सरफेस। ओके, जैसे कि एक 3D शेप ले लेते हैं, ठीक है, जो कि है क्यूब। ठीक है, ये है हमारा एक 3D शेप। अभी जो 3D शेप है, क्यूब है, ठीक है, इसके हमें पता है, हमने बचपन से पढ़ा हुआ है कि इसके सरफेसेस होते हैं, राइट? इसके क्या होते हैं? सरफेसेस। सो सरफेस कौन सा है? ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस बोलते हैं। तो हाउ मेनी सरफेस क्यूब हैव? 6। आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, है ना। सो 6 सरफेसेस होते हैं। ओके, दे सेपरेट वन पार्ट ऑफ द स्पेस फ्रॉम अनदर एंड आर कॉल्ड टू हैव नो थिकनेस। सो यहाँ पे दे का मतलब क्या है? यहाँ पे दे का मतलब है सरफेसेस। सो जो सरफेस है वो क्या करता है? एक पार्ट ऑफ द स्पेस को दूसरे पार्ट से डिवाइड कर देता है ना। ये सॉलिड जो है, इसके बाहर का स्पेस भी है, इसके अंदर का स्पेस अलग है, ठीक है, इसको इसने क्या किया है? बीच में डिवाइड कर दिया है, जिसके कोई थिकनेस नहीं है, कोई थिकनेस नहीं है, ठीक है, उसकी। नेक्स्ट क्या है? द बाउंड्रीज ऑफ द सर्फेसेस आर कर्व्स और स्ट्रेट लाइंस। सो जो बाउंड्रीज है सरफेस की, सरफेस जो है इसकी बाउंड्रीज क्या हो सकती है? या तो कर्व हो सकती है या तो स्ट्रेट लाइन हो सकती है। अब जैसे क्यूब की अगर हम बात करें तो क्यूब के फॉर्म में क्या है? वो स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है। दीज लाइन्स एंड इन पॉइंट्स। सो ये जो लाइन्स है ना, ये जो लाइन है ये क्या हो रही है? एंड हो रही है विथ अ पॉइंट। देखो यहाँ पे पॉइंट के साथ ये लाइन्स क्या हो रही है? एंड हो रही है। ओके, in each step we lose one extension also called a dimension। तो हर एक स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? एक एक डायमेंशन लूज कर रहे हैं। कैसे? कि सॉलिड जो था ये क्या था? 3D था, है ना। सरफेस क्या हो गया? 2D हो गया। ओके, लाइन क्या हो गया? 1D हो गया। ओके, और जो पॉइंट्स है, पॉइंट मतलब एक डॉट कंसिडर करते हैं हम, राइट। सो वो जो डॉट है उसका कोई डायमेंशन ही नहीं होता। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें हर एक स्टेप के साथ आपका एक एक डायमेंशन लूज होता जा रहा है, ठीक है। अब कुछ डेफिनेशंस आपके पढ़ने बहुत जरूरी है जब आप यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ रहे हो। सो यूक्लिड ने है ना कुछ डेफिनेशंस दिए हुए थे। लेट्स सी क्या है। अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। ठीक है, सो पॉइंट क्या है? पॉइंट एक ऐसी चीज है जिसका कोई पार्ट नहीं है। उसको हम कैसे डालते हैं? ऐसे, एक छोटा सा डॉट इज योर पॉइंट।
अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, ठीक है। सो मतलब क्या, एक लाइन जो है उसमें सिर्फ एक लेंथ है, ब्रेथ नहीं होती, ठीक है। द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स, सो लाइन का जो एंड है वो क्या है, एक पॉइंट है ना, ठीक है। ये भी समझ में आ गया कि द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। नेक्स्ट क्या है, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन दैट लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। सो स्ट्रेट लाइन जो है एक लाइन है जिसमें बहुत सारे इवनली पॉइंट्स है, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। द सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस क्या हो जाता है, जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, सरफेस। द एजेस ऑफ अ सरफेसेस आर लाइन्स, है ना। सरफेस का एजेस क्या होते हैं, लाइन्स होते हैं, ठीक है। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस दैट लाइज इवनली विथ स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ, ठीक है। सो प्लेन सरफेस क्या होता है, एक ऐसा सरफेस होता है जिसमें क्या हो रहे हैं, बहुत सारे लाइन्स होते हैं, ठीक है, इवनली, लाइज इवनली विथ स्ट्रेट लाइन्स। समझ में आ गया। अब इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें कई सारे ऐसे टर्म्स है जो कि प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे पॉइंट को डिफाइन करना है तो मैंने क्या बोला, इज दैट विच हैज अ पार्ट, है ना, एक पार्ट होगा। अब पार्ट को डिफाइन करने के लिए मुझे एरिया पता होना चाहिए, ठीक है। एरिया पता होने के लिए मुझे लेंथ ब्रेथ पता होना चाहिए, राइट। सो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक चीज को जानने के लिए दूसरी चीज को जानने के लिए तीसरी चीज एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें जाननी जरूरी होती है। तो दैट इज द रीजन कुछ टर्म्स जो है ज्योमेट्री में वो अनडिफाइंड है, ठीक है। सो ये क्या है, इन ज्योमेट्री वी टेक अ पॉइंट, अ लाइन, अ प्लेन, ठीक है, एज अनडिफाइंड टर्म्स, क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। सो ये क्या है, अनडिफाइंड टर्म्स है। अंडरस्टूड, इतना सबको क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, थियरम्स एंड स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। एक्सियोम्स और पोस्टुलेट क्या है, एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स आर अजम्पशंस। क्या है, एक अजम्पशन है दैट आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब इसको ऑल ओवर यूनिवर्स में हमने क्या माना है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो अजम्पशन है वो क्या है, ट्रू है, ठीक है। दे आर नॉट प्रूवन, ये प्रूव नहीं किए हुए, ओके। यूक्लिड यूज द टर्म पोस्टुलेट। अब यूक्लिड ने पोस्टुलेट किसके लिए यूज किया है, कौन से चीज के लिए, फॉर द अजम्पशंस दैट वेर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, ठीक है। सो यूक्लिड ने पोस्टुलेट किसके लिए यूज किया, कि ऐसे अजम्पशंस जो कि सिर्फ ज्योमेट्री के लिए है, ठीक है, वो हो गए आपके पोस्टुलेट्स। वहीं पे एक्सियोम क्या है, कॉमन नोशंस ऑफन कॉल्ड एक्सियोम्स ऑन द अदर हैंड वेर अजम्पशंस used throughout mathematics, not specifically linked to geometry, ठीक है। सो एक्सियोम्स क्या है, एक्सियोम्स जो है वो ऐसे assumptions है जो थ्रू आउट मैथमेटिक्स कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो, वो सिर्फ ज्योमेट्री में हो ऐसा नहीं है, ठीक है। उसका आप एल्जेब्रा में यूज कर सकते हो, हर जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ एक्सियोम्स इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। एक सिस्टम ऑफ एक्सियोम को हम कंसिस्टेंट कब बोलेंगे, if it is impossible to deduce from these axioms a statement then that contradicts any axiom or previously proved statement। हम consistent कब बोलेंगे, जब हमारे लिए ये impossible है कि इस particular axiom से हम एक ऐसा statement ले जो पहले के proved या फिर पहले के जो भी axioms है उसको contradict कर दे, ठीक है। सो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये जो एक्सियोम है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। मतलब क्या है कि ऐसा एक्सियोम, उसको हम कंसिस्टेंट कब बोलेंगे कि जब इस पर्टिकुलर एक्सियोम का कोई ऐसा स्टेटमेंट हम नहीं ले पा रहे जो कि प्रीवियसली प्रूव्ड एक्सियोम को कॉन्ट्राडिक्ट कर पाए, ठीक है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये एक्सियोम क्या है, कंसिस्टेंट है। ऐसा स्टेटमेंट हम नहीं ले पा रहे जो पहले के एक्सियोम को कॉन्ट्राडिक्ट करे, ठीक है। अब थियोरम्स और स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, थियोरम्स आर स्टेटमेंट्स दैट आर प्रूव्ड, ठीक है। तो थियोरम्स क्या है, दे आर
एक्सियोम्स और पोस्टुलेट क्या थे, अजम्पशंस थे, वेरएज थ्योरम क्या है, प्रूव्ड है। इसको प्रूव कैसे करते हैं हम, डेफिनेशंस, एक्सियोम्स, प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट्स या फिर डिडक्टिव रीजनिंग से हमने उसको प्रूव किया हुआ है। आफ्टर यूक्लिड स्टेटेड हिज पोस्टुलेट्स एंड एक्सियोम्स he used them to prove other results। ठीक है, सो एक बार जब यूक्लिड ने क्या किया, अपने एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स बना लिए, उसको उसने यूज करके क्या बनाया, एक नए रिजल्ट्स बनाए। ठीक है उसको यूज करके उसने दूसरे रिजल्ट्स प्रूव किए। देन यूजिंग दीज रिजल्ट्स, फिर इस रिजल्ट को यूज करके उन्होंने और दूसरे रिजल्ट्स को प्रूव किया। ठीक है, applying deductive reasoning. The statements that were proved are called propositions or theorems। ठीक है, सो जो स्टेटमेंट्स उन्होंने प्रूव किए उनको क्या बोला गया, propositions और theorems। ओके, अब कुछ एक्सियोम्स देख लेते हैं पहले हम। सो यूक्लिड्स एक्सियोम, पहला एक्सियोम क्या बोलता है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, अब जैसे मैंने दो थिंग ले लिए कि ए और बी है। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों अगर सी से इक्वल है। ठीक है, क्या बोला है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, तो यहां पे दोनों किससे इक्वल है, सेम थिंग से इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों भी एक दूसरे से इक्वल है। ठीक है, क्या ये हम सिर्फ ज्योमेट्री में यूज कर रहे हैं, नहीं, ये हम अलजेब्रा में भी यूज करते हैं, राइट। सो दैट इज द रीजन इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियोम बोलते हैं, क्योंकि वो ऑल ओवर मैथमेटिक्स कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि दो थिंग दिए हुए हैं। ठीक है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, ये दोनों थिंग एक सेम थिंग से इक्वल है, तो मतलब ये दोनों भी एक दूसरे से क्या है, इक्वल है। ठीक है, चलो, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे ए और बी जो है ये इक्वल है और सी और डी इक्वल है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जो इक्वल्स है उसको हमने ऐड किया टू द इक्वल्स। सो ये जो इक्वल्स है, ठीक है, ए को सी से मैंने ऐड किया। ठीक है, तो वो क्या होगा, बी प्लस डी होगा। ओके, अब ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है ना 5 पेन है। ठीक है, और आपकी फ्रेंड के पास भी 5 पेन है। ओके, आपकी तीसरी फ्रेंड ने आप दोनों को 3 पेन्स दे दिए, और ठीक है, तो हमारे पास दोनों के पास कितने हो गए, दोनों के पास 8 पेन्स हो गए। ठीक है, सो ये क्या हो गया, ए और बी, ये सपोज ए था, ये बी था, ये दोनों क्या एक दूसरे से इक्वल है। ठीक है, सी और डी था, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है। जब मैंने एक इक्वल को दूसरे इक्वल से ऐड किया, तो मुझे जो इनका सम मिला वो भी क्या है, एक दूसरे से इक्वल है। समझ में आ गया कि ए और प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी एज अ होल। ओके, नेक्स्ट एक्सियोम क्या है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो वैसे ही जैसे ए और बी एक दूसरे से इक्वल है, सी और डी इक्वल है। ठीक है, और हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। जैसे वही एग्जांपल ले लो कि 5 पेन था आपके पास और आपकी फ्रेंड के पास भी 5 थे, उसमें से 3 पेन ले लिए। ठीक है, सो आप दोनों के पास कितने पेन बचेंगे, 2 पेन्स बचेंगे, है ना। सो ये क्या हो रहा है, ए जो था वो बी से इक्वल था, सी जो था वो डी से इक्वल था। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो जो आंसर आया वो भी क्या है, एक दूसरे से इक्वल है। सो ए माइनस सी इज इक्वल टू बी माइनस डी। अंडरस्टूड। नेक्स्ट एक्सियोम देखते हैं, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे कि मैंने एक लाइन ले ली, ठीक है, ए बी है, एक और लाइन है सी डी। अब इसमें क्या बोला है कि जब ए बी और सी डी एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब एकदम सेम ऊपर है एक दूसरे के, है ना। अब मैं कलर चेंज कर लेती हूं, ये जो सी डी है, ठीक है, ये ए बी के एकदम ऊपर है, यहां पे ही है, तो
तो मतलब क्या है, वो सेम लाइन ही हो गई ना, ए बी और सी डी क्या है, एक दूसरे से इक्वल ही हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि एक लाइन जब दूसरे लाइन को एकदम कोइंसाइड करे, मतलब वो दोनों एक दूसरे से इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सियोम क्या है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ऑब्वियस सी बात है कि एक पूरा जो ज्यादा होगा, मतलब पूरा का पूरा जो है उसमें से एक छोटा सा पार्ट अगर मैं ले रही हूं, तो जो होल है वो पार्ट से तो बड़ा ही है। कैसे बताओ, जैसे आपके पास एक पिज्जा है ना, पिज्जा सबको पसंद है ना। सो आपके पास एक पिज्जा है, पिज्जा में से एक स्लाइस मैंने हटा दिया। ठीक है, ये जो स्लाइस है वो मैंने हटा दिया, तो ये क्या हो गया, पिज्जा का एक पार्ट हो गया। सो ये पार्ट इस होल से छोटा ही है, राइट। सो होल जो है वो क्या है, हमेशा पार्ट से बड़ा रहता है। ओके, वैसे ही जैसे अगर चॉकलेट है, ठीक है, इस चॉकलेट में से इतना पार्ट मैंने हटा दिया, तो ये पूरे से तो छोटा ही है ना ये पार्ट। सो ये पूरा क्या है, इस पार्ट से बड़ा है, राइट। नेक्स्ट एक्सियोम क्या है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, मतलब क्या है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, मतलब अगर मेरे पास ए है और बी है, ठीक है, ये दोनों क्या है, दे आर डबल ऑफ द सेम थिंग, मतलब 2C से अगर इक्वल है दोनों, तो वो क्या है, एक दूसरे से भी इक्वल है। समझ में आ गया क्या बोला है कि थिंग्स, ये हो गए थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, ये दोनों क्या है, एक सेम थिंग के डबल है, मतलब 2C के ही डबल है, तो दे आर इक्वल टू वन अदर, मतलब A इक्वल्स टू C है। और लास्ट एक्सियोम क्या है, थिंग्स विच आर हाफ, तो अगर A जो है इट इज हाफ ऑफ C और B जो है वो भी है हाफ ऑफ C, सेम थिंग का हाफ है, तो वो क्या है, एक दूसरे से इक्वल है। ठीक है, जैसे डबल था वैसे ही हाफ हो गया। अब हम देखते हैं कुछ पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है, मतलब एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, तो इसके बीच में हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट सपोज यहां है, तो आप क्या कर रहे हो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट पोस्टुलेट। अब पोस्टुलेट क्या है, सिर्फ ज्योमेट्री से ही रिलेटेड है। अब लाइंस आ गई तो ऑब्वियसली ज्योमेट्री है, क्या इसको अलजेब्रा में यूज करेंगे, नहीं करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्या है, पोस्टुलेट 2, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। ठीक है, टर्मिनेटेड लाइन जिसको अभी हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, है ना, टर्मिनेटेड लाइन जो है, इसको अगर मुझे प्रोड्यूस करना हो तो मैं इसको इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकती हूं, कितना भी लंबा प्रोड्यूस कर सकती हूं अगर मुझे एक टर्मिनेटेड लाइन को प्रोड्यूस करना है तो। ठीक है, नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ठीक है, सो एक सर्कल हम किसी भी सेंटर या किसी भी रेडियस का बना सकते हैं। जैसे कि ये एक सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है, ठीक है, इसका ये रेडियस है। फिर एक और सर्कल बना दिया मैंने, इसका रेडियस अलग है, इसका सेंटर अलग है। ठीक है, एक और सर्कल बना लिया मैंने, इसका सेंटर और इसका रेडियस अलग है। सो हम क्या कर रहे हैं, हम सर्कल्स बना सकते हैं विथ एनी सेंटर और एनी रेडियस, किसी भी रेडियस या किसी भी सेंटर का हम क्या बना सकते हैं, एक सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब हर एक राइट एंगल, वो राइट एंगल ऐसा हो, वो राइट एंगल ऐसा हो, वो राइट एंगल ऐसा हो, कोई भी राइट एंगल हो, वो क्या होगा, एक दूसरे से इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of the angle is less than two right angles. अब ये पढ़ के है ना, कई बच्चे एकदम ऐसे हो जाते हैं कि ओह गॉड व्हाट इज दिस, मेरे को कुछ नहीं समझ में आया। ठीक है, तो एक्चुअली बहुत इजी है। देखो, अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, सो आपके पास ऐसे दो स्ट्रेट लाइन है,
इन दो स्ट्रेट लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है। इतना क्लियर है? ठीक है। मेक्स द इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? ये एक्सटीरियर हो गए। ठीक है, हमें क्या मार्क करना है? इंटीरियर एंगल्स। तो ये हो गए इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, मतलब ये और ये सेम साइड पे, ये और ये सेम साइड पे है, बराबर। इसको अगर 1 लिया, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, सो 1 और 2 एक साइड पे, 3 और 4 एक साइड पे। तो क्या बोला है? मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर, मतलब एक साथ जब हम ले ले सेम साइड वाले, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 या फिर एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, इसका जो मेजरमेंट है वो क्या है? लेस देन 290 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल्स मतलब राइट एंगल इज 90 डिग्री, सो 2 राइट एंगल मतलब 180 डिग्रीज। तो हमने क्या बोला कि जब उनको हमने टुगेदर लिया तो इट इज लेस देन, मतलब वो कितना होना चाहिए? लेस देन, है ना? ये क्या हो जाएगा? लेस देन 180 डिग्रीज। ओके, ये लेस देन या ये लेस देन, जो भी लेस देन होगा 180 डिग्रीज। ठीक है, इफ प्रोड्यूस indefinitely meet on that side on which the sum of the angles is less than two right angles. So इसका मतलब क्या है कि जब भी हम ऐसे साइड ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा साइड जहां पे उन दोनों को ऐड करने पे हमारा सम कितना आ रहा है? लेस देन 180। ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 पे लेस देन 180 आएगा। इसको जब हम इंडेफिनेटली प्रोड्यूस करेंगे तो ये क्या होगा? मीट होगा। ठीक है, जब इस लाइन को हम ऐसे प्रोड्यूस करेंगे तो वो क्या होगा? यहाँ पे मीट होगा। तो कहां, कौन सी साइड में मीट होगा? जहां पे आपके इंटीरियर एंगल का सम जो है वो लेस देन 180 डिग्रीज है, उस तरफ ही वो लाइंस क्या होगी? मीट होगी। अब जहां पे, यहां पे क्या हो रहा है? ग्रेटर देन 180 है, तो ये लाइन को आप कितना भी प्रोड्यूस कर लो, ये एक दूसरे से कभी मीट नहीं हो सकता। ठीक है, सो दिस इज द 5th पोस्टुलेट। अब पोस्टुलेट्स खत्म होने के बाद एक छोटा सा एक्सियोम है, ठीक है, 5.1, जो देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, वो देख लेते हैं। क्या है एक्सियोम? गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। क्या बोला है यूक्लिड ने? कि गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 2 जो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, ठीक है, ए और बी, उसके बीच में से सिर्फ एक ही लाइन, एक ही यूनिक लाइन पास हो सकती है। इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू, देखो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। ठीक है, इन दोनों के लिए एक यूनिक लाइन ही है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो सकती है। लेकिन एक पॉइंट से बहुत सारी हो सकती है ना? एक पॉइंट से ऐसे ऐसे बहुत सारी जा रही है, बट दोनों पॉइंट से, ठीक है, दोनों पॉइंट से सिर्फ एक ही है, एक ही यूनिक लाइन है जो पास हो सकती है। ठीक है, आई होप सबको एक्सियम्स और पोस्टुलेट क्लियर हो गए। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं टू दी एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। ठीक है, इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है, उसका हमें रीजन देना है। Only one line can pass through a single point. एक अगर पॉइंट है तो क्या इससे एक ही लाइन पास होगी? इससे तो बहुत सारी हो सकती है ना? इससे ऐसे भी पास हो सकती है, ऐसे पास हो सकती है। ठीक है, देयर आर इन्फिनाइटली मेनी लाइन्स जो इससे पास हो सकती है। तो ये क्या है? फॉल्स है। क्यों है? क्योंकि एक लाइन से, सॉरी, एक पॉइंट से, सिंगल पॉइंट से इन्फिनाइटली मेनी लाइन्स कैन पास। ठीक है, there are an infinite number of lines which pass through 2 distinct points. ये भी false है। अगर 2 points हैं, ठीक है, A और B है, तो उससे कितने लाइन पास होगी? एक ही लाइन पास होगी। आप A से B जाओ, आप B से A जाओ, that is a single line। ठीक है, तो ये क्या है? ये false है। क्यों? क्योंकि 2 distinct points से एक ही लाइन पास हो सकती है। ठीक है, A terminated line can be produced indefinitely on both the sides. That is true, है ना? हमने ये कहाँ देखा? हमने ये पोस्टुलेट में देखा कि terminated lines जो है उसको हम indefinitely क्या कर सकते हैं? बोथ साइड पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। कौन सा पोस्टुलेट था ये? पोस्टुलेट नंबर 3,
है ना. अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली. ओके, सो दिस इज व्हाट ट्रू. ये वाला क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया. इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल. यस, है ना. अगर दोनों सर्कल इक्वल है, ओके, उसको हम एक दूसरे पे कोइंसाइड कर दे तो वो क्या हो गए, उसके रेडियाई भी एक दूसरे से इक्वल हो जाएगा. ठीक है. तो टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्या है, इन द फिगर 5.9 AB इक्वल्स टू PQ. सो AB क्या है, PQ से इक्वल है, और PQ जो है वो XY से इक्वल है. देन AB इक्वल्स टू XY, ये इससे इक्वल है और ये इससे इक्वल है. तो क्या AB और XY इक्वल है? यस. हमने एक एक्सियोम पढ़ा था, फर्स्ट एक्सियोम है. देखो कौन सा एक्सियोम है हमारा, फर्स्ट एक्सियोम में हमने ये पढ़ा था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. सो वही चीज हमने यहां पे अप्लाई कर दी, है ना. यहां पे कौन सा अप्लाई हो रहा है, एक्सियोम 1 अप्लाई हो रहा है. ठीक है, एक्सियोम 1 के हिसाब से दिस इज ट्रू. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स. Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? Parallel lines. Parallel lines क्या होती है, ऐसी दो लाइंस, ठीक है, जिसके बीच का डिस्टेंस थ्रू आउट सेम हो. ठीक है, वैसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं. अब इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे. ठीक है, सो डेफिनेशन हम ऑब्वियसली इंग्लिश में लिखेंगे, राइट. तो मैं लिखती हूं. ठीक है, सो पैरेलल लाइन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि लाइन, दो लाइन है L और M. लाइन L एंड M आर सेट टू बी पैरेलल. Said to be parallel if they do not intersect. They do not intersect each other. ठीक है, and the distance between them is common या फिर is same throughout. ठीक है, तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन. ओके, परपेंडिकुलर लाइंस. परपेंडिकुलर लाइन कैसी होती है, ऐसी होती है, राइट, जो कि क्या बनाती है, 90 डिग्रीज का एंगल बनाती है. ओके, सो अगर मैंने लाइन को नाम दे दिया P और Q, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि लाइन P एंड Q आर परपेंडिकुलर if they make a right angle between them, right. तो इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले का, लाइन P is perpendicular to line Q. ठीक है, if they form a right angle between them. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका लाइन सेगमेंट. ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है कि जिसके एंड्स होते हैं, 2 एंड्स होते हैं. ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट. ऐसा होता है ना लाइन सेगमेंट, राइट, जिसके क्या है, 2 एंड है. ओके, तो इसको डिफाइन कैसे करोगे, थर्ड वाला लाइन सेगमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, it is a part of line having 2 end points. It is a part of line having 2 end points. Okay, next क्या है, radius of a circle. Radius of a circle क्या होता है, बहुत easy है. Radius of a circle जो है, it is the distance between
द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, राइट ना। एक सर्कल अगर है तो उसका सेंटर और कोई भी पॉइंट इधर पे लो, उसका डिस्टेंस क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है, ठीक है। सो फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर of a circle and any point on the circle is called radius of the circle. Radius of the circle. ठीक है, क्लियर। लास्ट क्या है, स्क्वायर, है ना। स्क्वायर कहां लिखें, यहां लिख देते हैं। तो स्क्वायर क्या होता है, एक क्वाड्रिलैटरल जिसके चारों एंगल्स क्या है 90 डिग्रीज और सारे साइड्स क्या है इक्वल है, ठीक है। क्वाड्रिलैटरल whose 4 angles are 90 degree and all the sides आर इक्वल, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। यहां पे और भी कुछ दिया है कि आर देयर अदर टर्म्स दैट कैन नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, यस, लाइन, पॉइंट, ये सारी चीजें आपको डिफाइन करनी जरूरी है, ठीक है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर 2 postulates given below. Given any 2 distinct points A and B, there exists a third point C which is in between A and B. क्या बोला है, पहला कि 2 पॉइंट है A और B, ठीक है। क्या दिया है कि 2 पॉइंट है, A है और B है, ठीक है। इनके बीच में एक थर्ड पॉइंट है C, ओके। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। मतलब यहां पे A है, यहां पे B है, यहां पे C है, तीनों क्या है, सेम लाइन पे नहीं है, ठीक है। डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, क्या यहां पे कोई अनडिफाइंड टर्म्स है। देखो ये दोनों पोस्टुलेट में है क्या, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, है ना, फिर सेम लाइन, ये सारे क्या है, अनडिफाइंड टर्म्स है। सो यस, द पोस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स, ठीक है। आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है, क्या हम इसमें से कोई पुराने वाले एक्सियम या पोस्टुलेट को वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब यहां क्या बोला है, देखो, गिवन एनी 2 पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A and B, there exists a third point C in between A and B. अब हमें पता है कि एक लाइन जो है उसके बीच में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो A और B जो है एक लाइन बना सकते हैं, इसके बीच में कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, तो एक पॉइंट क्या है, C है, ठीक है। तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ओके। नेक्स्ट क्या है, there exists at least 3 points that are not on the same line. तो जरूरी है क्या एक लाइन पे ही पॉइंट्स हो, बाहर भी तो हो सकते हैं ना, ठीक है। तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किसी एक्सियम को, नहीं कर रहा है, ठीक है। सो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर दीज आर कंसिस्टेंट। क्यों कंसिस्टेंट है, बिकॉज पहले वाले स्टेटमेंट में बोला है कि एक पॉइंट है इन बिटवीन, दूसरे वाले स्टेटमेंट में बोला है कि वो जो पॉइंट है वो आउटसाइड है, ठीक है। सो ये दोनों क्या है, कंसिस्टेंट है। डू दे फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, एक्सप्लेन, क्या ये कोई भी यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। जितने भी आप यूक्लिड पोस्टुलेट देखो उनमें से किसी भी पोस्टुलेट को ये रिलेट नहीं कर रहा है, ये एक ही चीज को रिलेट कर रहा है, यूक्लिड एक्सियम 5.1 जो कि हमने पहले देखा, ठीक है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ पॉइंट C lies between 2 points A and B such that AC equals to BC, then prove that AC equals to half AB. Explain by drawing the figure. ठीक है, मतलब क्या है कि हमारे पास 2 पॉइंट है
क्या है, ए और बी है। ओके, इसके बीच में हमारे पास एक और पॉइंट है, वो क्या है, सी है। ओके, ये हो गया ए बी। इसके बीच में हमारे पास एक और पॉइंट है, क्या है, सी, सच दैट आपका ए सी और बी सी क्या है, एक दूसरे से इक्वल है। ठीक है, तो मुझे क्या गिवन है, मेरे पास गिवन है कि ए सी जो है वो क्या है, बी सी से इक्वल है। ओके, देन प्रूव दैट ए सी जो है वो क्या है, ए बी का हाफ है, ये प्रूफ करना है। ओके, तो इसमें मैं क्या कर रही हूं ना, मैं दोनों तरफ ए सी ऐड कर रही हूं। तो ये कौन सा पार्ट हो गया हमारा ये एक एक्सियोम है। कौन सा एक्सियोम है, फर्स्ट एक्सियोम जो हमने पढ़ा था, क्या था कि सॉरी फर्स्ट नहीं, ये कौन सा एक्सियोम है, ये हमारा सेकेंड एक्सियोम है। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमारा कौन सा एक्सियोम है ये, इट इज इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। ठीक है, तो यहां पे कौन सा एक्सियोम यूज हो रहा है, हमारा एक्सियोम 2 था, वो क्या है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इक्वल्स को इक्वल से ऐड किया, एसी से ऐड कर दिया, है ना, एसी इक्वल्स टू एसी ही है, तो इक्वल को इक्वल से ऐड किया तो इसका होल भी क्या हो जाएगा, इक्वल। अब AC प्लस AC कितना हो गया, 2AC। ठीक है, BC प्लस AC कितना है, AB है। ओके, तो AB AC कितना हो जाएगा, 2 को इधर ले लो, हाफ AB। ओके, हेंस प्रूव्ड, इजी। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ठीक है, मतलब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट C जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। ओके, हमारी जो लाइन है, ये जो लाइन है हमारी, उसका मिड पॉइंट क्या है, AB हमारी लाइन है, उसका मिड पॉइंट है C। हमें प्रूफ करना है कि एक लाइन सेगमेंट में सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। ठीक है, अब ये कैसे करोगे, अगर मैंने कंसिडर किया कि आपके पास 2 मिड पॉइंट्स है, ठीक है, तो उसको यूज करके वी हैव टू डू दिस। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट द लाइन सेगमेंट, हमारी जो लाइन सेगमेंट है कौन सी, AB, हैव 2 मिड पॉइंट्स। कौन से है वो 2 मिड पॉइंट, C एंड D। अगर 2 मिड पॉइंट्स है तो अभी देखो लास्ट वाले में हमने क्या देखा कि AC इक्वल्स टू हाफ AB, तो यहां पे क्या हो जाएगा, AC जो है वो हाफ AB है, और अगर आपका D भी मिड पॉइंट है तो AD जो है वो भी क्या है, हाफ AB है ना। ये दोनों थिंग्स जो है वो सेम थिंग से इक्वल है, मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से इक्वल, बराबर ना। अगर AC और AD इक्वल है, दैट मीन्स आपका C और D पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है, एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहा है, मतलब ये अलग अलग पॉइंट्स नहीं है, ये एक सिंगल पॉइंट है, राइट। सो आप कैसे बोल सकते हो कि AC और AD क्या हो गया, एक दूसरे से इक्वल हो गया। ठीक है, सिंस यहां पे कैसे लोगे, थिंग्स that are equal to the same thing are equal। ठीक है, सो मुझे क्या मिल गया कि AC और AD क्या है, एक दूसरे से इक्वल है, therefore AC and AD क्या हो रहा है, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है। है ना, ये AC और AD अलग अलग पॉइंट नहीं है, फिर therefore हम क्या बोलेंगे, C is the midpoint of AB। ठीक है, C is the only, अगर AC और AD दोनों इक्वल है मतलब
दोनों AC से ही लेंथ है ना, इतना ही है, तो ये एक ही मिड पॉइंट आएगा, ये D कोई अलग पॉइंट नहीं है, ठीक है। सो आप क्या बोल सकते हो, देयरफॉर द लाइन हैव अ सिंगल मिड पॉइंट, ऐसे बोल सकते हो, देयरफॉर द लाइन सेगमेंट हैव अ सिंगल मिड पॉइंट। लाइन सेगमेंट हैव अ सिंगल मिड पॉइंट, वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमने दो कंसिडर किए, लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड ही कर रहे हैं, मतलब सी और डी क्या है, एक दूसरे के ऊपर ही है, मतलब एक ही मिड पॉइंट आएगा, दो अलग अलग मिड पॉइंट नहीं आएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर 5.10 इफ AC इक्वल्स टू BD, ठीक है, क्या दिया हुआ है, गिवन है AC इक्वल्स टू BD, ठीक है, देन प्रूव दैट AB इक्वल्स टू CD। टू प्रूव क्या बोला है कि AB जो है इट इज इक्वल टू CD, ठीक है। अब हम प्रूफ देख लेते हैं, कैसे करोगे। क्या बोला है कि AC जो है इज इक्वल टू BD, है ना, ये जो है वो किससे इक्वल है, BD से इक्वल है। मुझे कितना चाहिए, मुझे सिर्फ AB चाहिए, तो मुझे क्या यहाँ पे पूरा AC चाहिए, नहीं, उसमें से सिर्फ AB चाहिए, तो उसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, BC सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, BD में से सिर्फ CD चाहिए, मतलब BC यहाँ से भी सबट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। सो AC माइनस BC इज इक्वल टू BD माइनस BC, है ना। इक्वल्स को हमने क्या किया, सबट्रैक्ट किया विद द इक्वल्स, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, ये भी एक एक्सियोम हो गया आपका, ठीक है। सो AC इक्वल्स टू, सॉरी, AC माइनस क्या है ये, AC माइनस BC, AC माइनस BC इज AB इक्वल्स टू BD माइनस BC कितना हो गया, CD, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। क्यों आया ये वाला आया, ड्यू टू योर एक्सियोम। कौन सा वाला एक्सियोम है, सब्ट्रैक्शन वाला, राइट। कौन सा था, थर्ड, याद है ना। इक्वल से इक्वल को हटाया तो हमें क्या मिलेगा, इक्वल। सो हमने क्या किया, इक्वल्स थे, ये AC और BD एक दूसरे से इक्वल है, उसमें से BC मतलब वो भी इक्वल ही है, उसको हमने हटाया, ठीक है, तो हमारा ये मिल गया। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, why is axiom 5 in the list of Euclid's axiom considered a universal truth? Not that the question is not about the fifth postulate, ठीक है, note that. Why is axiom 5 in the list of Euclid's axiom considered a universal truth? ठीक है, क्यों यूनिवर्सल ट्रूथ लेंगे, क्योंकि वो जो एक्सियोम है वो थ्रू आउट एवरीवेयर, ठीक है, हर जगह पे उसको ट्रू माना जाता है, ठीक है, थ्रू आउट द मैथमेटिक्स हर जगह पे उसको ट्रू माना जाता है, दैट इज द रीजन उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है खत्म, ओके। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू चैप्टर। आई होप ये वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हाउ वाज दिस, ओके। टिल दैट टाइम, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। Download the app now.